नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप है मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग 10 दिसंबर से रिलेटेड करेंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला नंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मानवाधिकार 10 दिवस को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने का याद दिलाता है। जिसके बाद से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बात कही गई है, जो कि संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उससे संबंधित मुद्दों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों की मार्गदर्शन करेगा। सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकार की आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुक्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकलॉघलिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। यही है दोस्तों मैकलॉघलिन और यह है दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विश्व चैंपियन अमेरिकी बारहा खिलाड़ी सिडनी मैकलॉघलिन, लेब्रॉन और स्वीडिश पोल वाटर मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मैकलॉघलिन, लेब्रॉन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल 3 नई विश्व ऊंचाइयां स्थापित की। अमेरिका में जन्मे स्वेड डुप्लांटिस ने 3 साल में दूसरी बार 2022 में 3 विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इंडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार का दावा किया। विश्व एथलेटिक्स ने सर्बिया की एड्रियाना बिलागोस और अमेरिकी एरियन नाइटन को उनके राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए। जो दोस्तों यह है केवी साजी। केवी साजी को 8 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहले उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में कार्य किया। वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM से सार्वजनिक नीति में PGDM के साथ कृषि स्नातक है। नाबार्ड की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईशान किशन वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। दोस्तों यह है ईशान किशन। ओपनर ईशान किशन ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया। यह रिकॉर्ड पहले क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। ईशान वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडेन हजार्ड। दोस्तों यह है एडेन हजार्ड इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। बेल्जियम के फॉरवर्ड एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। एक हफ्ते पहले ही टीम फीफा विश्व कप से बाहर हो गई थी। इस 31 साल के विंगर ने 2018 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिए 126 मैच खेले और 33 गोल दागे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली टीमों के खिलाड़ियों के संन्यास लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनेश सी शाह। दोस्तों यह है मिनेश सी शाह NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में को नियुक्त। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी।
वर्तमान में मिनेश शाह अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में कहा कि सरकार एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश सी शाह के कार्यकाल को 1 दिसंबर 2022 से 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुष्मिता शुक्ला, दोस्तों ये है सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त की गई। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। न्यूयॉर्क स्थित केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी। केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन विलियम्स ने कहा कि शुक्ला ऊर्जा से भरी, प्रेरणादायी और बहुत ही प्रभावशाली है, जो बैंक में अपना लंबा अनुभव लेकर आ रही है। विलियम्स ने कहा कि शुक्ला को प्रौद्योगिकी और नवाचार विधियों का गहन ज्ञान है और वह विविध तथा समावेशी संस्कृति बनाने के लेकर बहुत उत्साही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह एनएमसीजी के अधिकारी प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। यही है दोस्तों गजेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान 75 सहकार गंगा ग्रामों को विकसित करने का निर्णय लिया गया। गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गंगा के किनारे 75 शहरों में प्रदर्शनियों और मेले की योजना बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक लेलैंड, दोस्तों ये है अशोक लेलैंड के नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने नए प्रबंधक निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ की नियुक्ति की है। कंपनी इस पद सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। ऑटो दिग्गज ने इसकी जानकारी दी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सीनू अग्रवाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, वृद्धि और भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। बीएसई पर अशोक लेलैंड को शेयर मामूली गिरावट के साथ 145 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। सीनू अग्रवाल इससे पहले वह स्कॉट्स कुबेटा में प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM 12 दिसंबर को पूरे भारत के 197 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान 5वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक तथा ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये है अनुराग ठाकुर। देश भर में 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं। जून 2020 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूरे भारत में 1000 नए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के लिए एक अपवाद बनाया गया है, जहां प्रति जिले में 2 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाजपा सांसद समान नागरिक संहिता पर निजी विधेयक पेश किया।
भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, दोस्तों यह भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। संहिता धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने का प्रयास करती है। विधेयक के विरोध में 3 प्रस्ताव रखे गए। प्रस्तावों में कहा गया कि यह देश की विघटित कर देगा और भारत की विविध संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन प्रस्ताव 63-23 मतों से हार गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। चुनाव आयोग ने गुरुवार को टीआरसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बताया कि उसने उसकी पार्टी का नाम परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। केसीआर ने इसी साल अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। आयोग की तरफ से एक अधिकारी ने टीआरएस प्रमुख को लिखे पत्रों में कहा कि मुझे उक्त विषय पर 5 तारीख 10वां महीना 2022 को जारी आपके पत्र के जवाब में बताने का निर्देश दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडानी ग्रीन दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बनी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL दिसंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दिसंबर 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में अपना तीसरा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया। इससे पहले मई 2022 में AGR ने भारत के पहले 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का संचालन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में 87वें स्थान पर है। आर्टन कैपिटल ने विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट्स की भी रैंकिंग भी बताई गई है। पासपोर्ट्स किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा सर्टिफिकेट है, जो वहां के नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने का उद्देश्य नागरिक की पहचान और उनकी राष्ट्रीयता के बारे में बताता है। भारत की इस सूची में 87वें स्थान पर है, जबकि UAE साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। दोस्तों याद रखिए, पहले स्थान पर UAE और 87वें स्थान पर भारत है। UAE पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को छोड़कर 7 से अधिक ऐसे देश हैं जो इस सूचकांक में हैं। इसके अलावा जापान देश की तुलना में 9 और देश है जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।